नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म स्टूडेंट के सेमेस्टर 3 की सारी यूनिट्स और जितने भी सारे आपके पेपर्स हैं उनके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से जैसे बाकी सेमेस्टर्स के हुए हैं उस तरह हो सके और आप एक अच्छा स्कोर जो है अर्जित कर सकें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोस की मदद से तैयारी की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि पीछे वाले सेमेस्टर्स में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। तो चलिए आज पहले पेपर की बात करेंगे, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की यूनिट 1 आज कवर किया जाएगा। थोड़ा सा बड़ा इसका सिलेबस है, यूनिट 1 काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो थोड़ा सा जो है पेशेंस की आप लोगों की तरफ से मुझे दरख्वास्त रहेगी। तो इसमें हम कवर करेंगे एडवर्टाइजिंग के डेफिनेशन, कंसेप्ट, ऑरिजिन, इवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग, नीड, सिग्निफिकेंस, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, रोल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग अपील्स, लॉजिकल वर्सेस इमोशनल, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव। देन उसके बाद जो है एडा मॉडल, मस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल, DAGMAR मॉडल, एलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल जिसको ELM मॉडल भी बोलते हैं। तो ये सारे जो कंपनी एडवर्टाइजिंग के मॉडल्स हैं इनके ऊपर लास्ट में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग क्या है। तो एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है और एक मार्केटिंग टूल है जिसका इस्तेमाल बिजनेस हाउसेस और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, तो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, आइडियाज़, ब्रांड, इनको सबको जो है टारगेट ऑडियंस जो पब्लिक जिसके पास तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि वो उससे जुड़े, वो वहाँ तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें हमें मैसेज को जो हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं उस पार्टिकुलर कंटेंट का क्रिएशन बनाना ज़रूरत होता है। उसके बाद उसको जो है जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सबके पास पब्लिक तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारे मीडिया चैनल्स का इस्तेमाल होता है, हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये मेन जो एम होता है, ये उद्देश्य होता है एडवर्टाइजिंग का कि कंज्यूमर बिहेवियर को आपने इन्फ्लुएंस करना है, पब्लिक के बीच में पार्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी कोई जानकारी है उसके बारे में इंटरेस्ट पैदा करना है और उसके बाद पब्लिक को जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आप चाहते हैं उसकी तरफ आपने ले करके जाना है। तो अगर हम डेफिनेशन प्रॉपर बात करें तो एडवर्टाइजिंग इज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद यूजर्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। Advertisements are messages paid for by those who send them and are intended to inform or influence people who receive them, as defined by the Advertising Association of the UK। तो एसोसिएशन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन यूके ने जो बोला है ना, उसके हिसाब से इसके अंदर ये डेफिनेशन है। तो ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई भी इंसान पब्लिक के बीच में और उस प्रोडक्ट या सर्विस के बीच में। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के कंसेप्ट्स। तो कंसेप्ट्स में आप सबसे पहले बात करेंगे अगर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल या वो लोग हैं या वो कंज्यूमर्स हैं जिनको जो है एडवर्टाइज़र अपनी मैसेज या अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन या अपने प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उनको हम टारगेट ऑडियंस बोलते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है इसका बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि लोगों को जो है आपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना, अपने सेल्स को बूस्ट करना, नए प्रोडक्ट का प्रमोट करना, इसके अलावा कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर का एटीट्यूड अपने प्रोडक्ट के प्रति जो है चेंज करना। तो ये सब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं। क्रिएटिव एग्जीक्यूशन। क्रिएटिव एग्जीक्यूशन मतलब है कि किस तरीके से एडवर्टाइजिंग मैसेज को डिज़ाइन किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, उसको क्रिएटिव एग्जीक्यूशन कहा जाता है। मीडिया चैनल्स या मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो वेरियस जो मीडिया चैनल्स होते हैं जैसे ट्रेडिशनल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आउटडोर बिलबोर्ड्स लगाए रहते हैं। इसके अलावा डिजिटल मीडिया
वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, ये सारे जो है आपको किस तरह से चैनल्स का इस्तेमाल करना है, इसको हम मीडिया प्लानिंग कहते हैं। अपने प्रोडक्ट जो हमारा है, जिस चीज़ का हमने एडवर्टीज़मेंट करना है, उसके लिए कौन सा सूटेबल मीडिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक मीडिया या कई नंबर ऑफ़ मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। एडवर्टीज़मेंट कैंपेन, तो कैंपेन का मतलब वही है कि जब आप एक सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स चलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट कैंपेन। इसके अलावा कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब है ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट है जो एक एडवर्टीजमेंट के अंदर होती है। वो लोगों को, ऑडियंस को जो है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कि हमने इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या हमने अपने जो रोज़ाना की जो रूटीन है उसमें क्या चेंजिंग करना चाहिए, उसके लिए एक्शन करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें ROI के अंदर जो क्या होता है कि जो एडवर्टीजमेंट मेजर्स हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है एडवर्टीजमेंट कैंपेन का, इन सब चीज़ों को अपनी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसका असेसमेंट करती है। इसके अलावा फ्रिक्वेंसी एंड रीच, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि एक जो टारगेट ऑडियंस है उसके अंदर से आपके एडवर्टीजमेंट मैसेज से एक्सपोज होने के बाद कितने लोग जो है उससे जो है इन्फ्लुएंस होते हैं या कितने लोगों तक वो पहुंचता है एडवर्टीजमेंट कैंपेन, इस चीज़ को जो है इसका मेजरमेंट किया जाता है, उसको फ्रिक्वेंसी एंड रीच बोला जाता है। इसके अलावा ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी क्या होती है, एक एक वैल्यू होती है या रेपुटेशन होता है किसी ब्रांड का कंज्यूमर्स के बीच में, तो इसको हम ब्रांड इक्विटी बोलते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो एजेंसी होती है, ऐसे बिजनेसेज होते हैं वो खाली एडवर्टीजमेंट का ही काम करते हैं। एडवर्टीजमेंट का काम का मतलब है उसके अंदर, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होता है एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करना, प्लान करना और उसके बाद उसको कैंपेन को एग्जीक्यूट करने का। ये सारा काम वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए करते हैं, तो उनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम एथिकल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसके अंदर आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एक ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंसी के साथ और कस्टमर का रिस्पेक्ट करते हुए आप जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको हम कहते हैं एथिकल एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा रेगुलेशन कंप्लायंस जो है, बहुत सारे तरह के गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, तो इंडस्ट्री बॉडीज़ ने भी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि इस तरह से हमने अपना जो भी एडवर्टीजमेंट करना है तो उस रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या IMC एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है जो बहुत सारे मार्केटिंग और कम्युनिकेशन चैनल्स को अलाइन करता है एडवर्टाइजिंग के साथ, ताकि ये कंसिस्टेंट और अच्छी तरह से मैसेज जो भी टारगेट ऑडियंस है उनको पहुंच जाए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का। तो एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव यही होता है बेसिकली कि इमीडिएट आपकी सेल जो है, कोई प्रोडक्ट है, चाहे नया प्रोडक्ट है, उसका सेल शुरू करना है, आपका प्रोडक्ट है तो उसको जो है और ज़्यादा उसका सेल बढ़े उसके लिए काम करना। दूसरा, प्राइमरी डिमांड, जैसे कि कोई नई चीज़ मार्केट में आई है तो उसका प्राइमरी डिमांड जनरेट करना ताकि वो प्रोडक्ट का जो है मतलब इस्तेमाल लोग और ख़रीदना शुरू कर दें जल्दी। इसके अलावा एक प्राइस डील इंट्रोड्यूस करना, ब्रांड का रिकग्निशन और ब्रांड का जो है इंसिस्टेंस मार्केट के अंदर पैदा करना, सेल्समैन के अंदर जो है अवेयरनेस और जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रिटेलर तक पहुंचाना। इसके अलावा अपना सर्विस रिलायबिलिटी उसका जो है, इसके अलावा स्ट्रेंथ, रेपुटेशन उसको जो है अच्छी तरह से क्रिएट करना और मार्केट का शेयर जो है अपना बढ़ाना अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात करेंगे ओरिजिन, इवोल्यूशन
एंड ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो हम अगर ऑरिजिन ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें, एडवर्टीज़मेंट का, तो फिर एंशियंट टाइम्स में एक्चुअली क्या था कि शुरू में जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं उसके अंदर भी एडवर्टाइजिंग का काम काफ़ी देखा जाता है। जैसे मिस्र में, इजिप्ट में एक पैपीरस नाम का पौधा होता है, उसके तने को जो है उसको प्रेस करके और उसके बाद उससे जो है मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे हम आज पेपर बनाते हैं। उसको जो है पोस्टर्स और सेल्स मैसेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एंशियंट में रोमन्स जो है उन्होंने टाउन क्रायर्स का इस्तेमाल करते थे। लोग चिल्ला करके पब्लिक नोटिस और प्रमोशंस के लिए जो है अनाउंसमेंट्स वगैरह करते थे। और जो अर्लियर टाइम वाला था तो उसमें एक्चुअली ये पेपर और ये सब काम थोड़ा कम था शुरू में। तो फिर ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि चिल्ला करके गली गली में, मोहल्ले में, हर जगह सबको सूचना देना, और बेसिक जो है विजुअल चीज़ें, डिस्प्लेज कोई जो छोटा मोटा है तो उसको दिखा करके इस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता था। अब हम अगर इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में प्रिंट रिवॉल्यूशन 15th सेंचुरी में आ गया था। तो जो प्रिंटिंग प्रेस जो जोहान्स गुटेनबर्ग ने जिस इन्वेंट किया था 15th सेंचुरी में, इससे बहुत बड़ा जो है एक माइलस्टोन था ये एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री के लिए। इसकी वजह से जो है मास प्रोडक्शन प्रिंटेड मटेरियल का होना शुरू हो गया था, जिसमें पोस्टर्स हो गए, पम्फलेट हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। इसकी वजह से जो है प्रिंट एडवर्टाइजिंग बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th 19th सेंचुरीज़ में। इसके अंदर मास प्रोडक्शन जो है सारे सामान का, गुड्स का शुरू हो गया और कैपिटलिज्म शुरू हो गया। तो इसकी तरह से बिजनेस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए और धीरे धीरे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो है बहुत ही प्रोमिनेंट एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स की तरह निकल के आए। अगर हम इमरजेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की बात करें तो 19th सेंचुरी में एडवर्टीजमेंट एजेंसीज आई। इससे पहले जितने भी कंपनियां अपना अपना प्रमोशन करती थीं, वो एडवर्टीजमेंट का उनका खुद का, उनके कंपनी के अंदर ही डिपार्टमेंट होता था, वही देखभाल करता था। 19th सेंचुरी में क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, तो 19th सेंचुरी में एडवर्टीजमेंट एजेंसीज इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, मार्केट के अंदर आ गई। और उसके बाद जो है इनका काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा और एडवर्टीजमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसकी वजह से हुआ। क्या रेडियो टेलीविज़न की बात करें 20th सेंचुरी में, रेडियो टेलीविज़न जो आया तो उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट शुरू हो गए। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म का काम किया इसने। डिजिटल रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो लेट 20th सेंचुरी 1960 से हम बेसिकली मानते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था। इंटरनेट जब आ गया तब उसके बाद, और डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत सारी आई, इससे एडवर्टीजमेंट में काफ़ी जो है चेंजेज हो गए। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब भी जो है अभी इंटीग्रल कंपोनेंट जो है मॉडर्न एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के बन चुके हैं। अभी हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ इसलिए हुई कि जब ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से होता शुरू हो गया, मार्केट सब जो है खुलने शुरू हो गए, एक दूसरी कंट्री से कनेक्ट होने शुरू हो गए, तो इसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। पूरे वर्ल्ड में लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना शुरू कर दिया। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग शुरू हो गया कि किसको जो है, जैसे बच्चे के लिए कोई प्रोडक्ट है कि बच्चे को किसी को करना है, टारगेट करना है, लेडीज़ को टारगेट करना है, जेंट्स को टारगेट करना है। इस तरह से अलग अलग जो है अपने प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेसिफिक सेगमेंट पॉपुलेशन का उनको जो है मैसेज डिलीवर करने का काम शुरू हो गया। सोशल एंड एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कंसर्न के ऊपर एडवर्टाइजिंग शुरू हो गया। बहुत सारे गवर्नमेंट्स, बहुत सारी एथिकल चीज़ें इसके अंदर जो है सोशल इन्वायरमेंट इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे कैंपेन वगैरह और एडवर्टीजमेंट शुरू हो गए। इसके अलावा मोबाइल एडवर्टाइजिंग आ गया, जिसके अंदर ऐप बेस्ड एडवर्टाइजिंग, मोबाइल वेबसाइट्स, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, ये सब चीज़ें शुरू हो गई। नेटिव एडवर्टाइजिंग,
नेटिव एडवर्टाइजिंग जो है बहुत सारे इंटीग्रेटेड अप्रोचेज इस्तेमाल करके कंटेंट मार्केटिंग और ऑडियंसेस को अलग अलग तरह से तरीके से आप जो है किस तरह से उनको अट्रैक्ट करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके आए। ई कॉमर्स, डायरेक्ट कंज्यूमर ब्रांड्स, ई कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलन आ गया। और इसके बाद जो है आपने देखा कि डिजिटल सेल्स चैनल्स और बहुत सारे ऑनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंसेस वगैरह इन सब चीज़ों को शेयरिंग करने का ये सब काम शुरू हुआ। इसके बाद प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, ऑटोमेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की वजह से जो है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग में काफ़ी ग्रोथ हुआ है। अभी नई नई एल्गोरिदम एआई वगैरह आ गए हैं, इनको यूज करके जो है टारगेट मार्केट को काफ़ी जो है टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री इंडिया में, तो इंडिया में फर्स्ट स्टेज था 1947 से 1960, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस का है। इस टाइम पे बिल्कुल फैक्चुअल एडवर्टाइजिंग होता था कि ओनली फैक्ट जो था वही खाली पब्लिक को अवेयर किया जाता था। इसके अलावा सेकेंड स्टेज की बात करें 1960 से 80 में, यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी आनी शुरू हो गई थी और जो एडवर्टीजमेंट थे वो बिल्कुल फैक्चुअल और प्लेन नहीं होते थे, क्रिएटिविटी के साथ जो है आने शुरू हो गए थे। थर्ड स्टेज 1980 से अगर हम बात करें तो इम्पैक्टफुल एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर एम ये होता था कि आप एडवर्टीजमेंट से पब्लिक को किस तरह से उसके अंदर क्या इम्पैक्ट लाते हैं, तो उस तरह से टैक्टिक्स इस्तेमाल करने शुरू हुए और मास्कुलिन चीज़ें दिखाना है, फेमिनिन चीज़ें दिखाना है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करना है एडवेंचरस वगैरह की, जिससे जो है पब्लिक के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट आए। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज जो अभी करंट स्टेज है डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का चल रहा है। अभी हम बात करें अगर नीड, सिग्निफिकेंस और फंक्शंस एडवर्टाइजिंग के, तो एडवर्टाइजिंग की नीड क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस। प्राइमरी नीड जो है एडवर्टाइजिंग का है कि कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, ब्रांड के बारे में, अपनी आइडियाज़ के बारे में। ये पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं उनको उसके बारे में, मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा कम्पिटिटिव एडवांटेज इसका, मार्केट प्लेस में जो है बिजनेसेस बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट एक टाइप के होते हैं, लेकिन उसके अंदर कौन बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है लेना जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके लिए अच्छा है, उसके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो उस चीज़ के बारे में जो है अच्छा जो है एडवांटेज जो है इसके लिए बहुत ज़रूरत है एडवर्टीज़मेंट का। इसके अलावा जनरेटिंग डिमांड, डिमांड आप प्रोडक्ट के बारे में तभी बढ़ाएंगे, तभी जनरेट होगा जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, कोई नया प्रोडक्ट जब जो है मार्केट में आता है तो उसको लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एडवर्टीजमेंट्स जो है कंज्यूमर्स को जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइजेस, अवेलेबिलिटी और उसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये बताने के लिए जो है उसका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अभी हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा जो है एडवर्टीजमेंट ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है। बिजनेसेस को सपोर्ट करते हुए जॉब, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के लिए जॉब जनरेट करता है और इसके अलावा कंज्यूमर स्पेंडिंग को भी जो है ये स्टिमुलेट करता है, लोगों को पता चलता है उसके बारे में। तो ये जो है इससे लोग जो है कंज्यूमर्स जो है इससे ज़्यादा स्पेंड करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब वाइटल कंपोनेंट है मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा अगर ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, कोई भी ब्रांड का अवेयरनेस, रिकॉग्निशन, लॉयल्टी सब चीज़ें जो है बढ़ाने की वजह से जो है एडवर्टीजमेंट बढ़ाता है, तो इसीलिए ब्रांड का एक अच्छा जो है बिल्डअप होता है। कम्युनिकेशन एक जो है एक्चुअली देखा जाए तो प्रोडक्ट या जो भी कंपनी जो उसको प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस कर रही है वो एडवर्टाइजिंग की मदद से पब्लिक के भी साथ जुड़ती है, अपनी मैसेज को कन्वे करती है, अपनी वैल्यूज़, अपनी स्टोरीज़ को
जिसकी वजह से पब्लिक और उसके बीच में जो है एक कनेक्शन बनता है। परसुएशन, इसका तो एक्चुअली देखा जाए तो एक परसुएसिव टूल है ही है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से लोग उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं और उसके बाद अपने ब्रांड्स को भी स्विच करते हैं। अगर आपने पहले कोई दूसरा ब्रांड यूज किया है तो नया प्रोडक्ट आया तो वो अगर आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल और सही लगता है तो आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस तो एडवर्टाइजिंग का है ही है। सोसाइटल वैल्यू, ट्रेंड्स, कल्चरल नॉर्म्स, इनको सबको जो है आपका और एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है आप समझ लीजिए स्प्रेड करने के लिए सोसाइटी में काफ़ी अच्छा इसका जो है इस्तेमाल है। अभी हम बात करें कि फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग का फंक्शन पहले इंफॉर्मेटिव फंक्शन, लोगों को जो है इन्फॉर्म करना। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, कोई भी प्रोडक्ट को है उसके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, वो क्या प्रोडक्ट किस तरह से बना रहे हैं, उसके सारे कंपोनेंट हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है टारगेट ऑडियंस और कंपनी के बीच में। इसके अलावा प्रोडक्ट का इस्तेमाल के लिए लोगों को अर्ज करता है कि आप इसको इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करने में मदद करता है। ब्रांड प्रेफरेंस को जो है बढ़ाता है। इसके अलावा ओवरऑल सेल कॉस्ट को भी काफ़ी जो है हद तक जो है जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, प्रमोशन अच्छा हो जाता है तो उसको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा इंफॉर्मेटिव फंक्शन में अगर हम ऐसे बात करें तो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाता है। परसुएटिव फंक्शंस में ये लोगों को जो है एक्शन लेने के लिए परसुएट करता है। रिमाइंडर फंक्शन में ये बार बार बताता रहता है कंज्यूमर्स को कि ये प्रोडक्ट आपको जो है आपने इसको जब पहले यूज किया था, इसको अभी इसको देखिए, इसका मार्केट प्रेजेंस इस तरह से है, तो कंज्यूमर माइंड में उसको डालता रहता है। इसके अलावा इमेज बिल्डिंग का काम करता है ब्रांड का, आपके सेल प्रमोशन में मदद करता है और मार्केट रीच में भी एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कंपोनेंट चलाए जाते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में, तो इस तरह से इन सब चीज़ों की मदद से आपको ये सारे फंक्शंस आप बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग के हैं। अभी हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के रोल। तो रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग में कई तरह के रोल होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केटिंग रोल। तो ये सेल्स का जो है मतलब मार्केट एक्सपेंशन में काफ़ी मदद करता है। बिजनेसेस को नए मार्केट्स में पहुंचने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए मदद करता है। सेल्स के प्रमोशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ब्रांड का इमेज बिल्डिंग अभी हमने बात किया था। प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कि आप कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। इसके अलावा कस्टमर को इंगेज करता है। तो ये सब जो है मार्केटिंग रोल में आ जाते हैं। इकोनॉमिक रोल में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इसको कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है एडवर्टीज़मेंट का, तो इसमें क्या होता है कि डिमांड को ड्राइव करता है प्रोडक्ट सर्विसेज का, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा रेवेन्यू जनरेशन जो है इनकम, अभी बहुत सारे मीडिया कंपनीज हैं जिनका काम ही होता है कि आप यही चीज़ें जो है वो काम करते हैं, पूरा एडवर्टीज़मेंट्स के क्रिएशन करना, उसको जो है प्रमोशन करना, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करना। तो इससे जो है और कंपनी जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न स्टेशंस हैं, वेबसाइट, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब क्या कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ अपना जो पार्टिकुलर कंटेंट है उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा मार्केट की एफिशिएंसी को भी कंज्यूमर्स को अच्छी तरह से जो है इन्फॉर्म करके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन में भी काफ़ी जो है प्रोडक्ट्स के सर्विसेज जितने जिस जब जब जैसे इस तरह से कितना चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्ट में, तो इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेटिव रोल। कम्युनिकेटिव रोल में आता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई सर्विस है, कोई कैंपेन, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में, उसके फीचर्स जितने भी हैं, और प्रमोशन करना है किसी चीज़ का,
तो ये सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम एडवर्टीज़मेंट से होता है। इसके अलावा मैसेज की डिलीवरी, एडवर्टाइजर्स से बहुत सारे तरह के वो कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल, बहुत सारी क्रिएटिव स्ट्रेटजीज यूज करके अपने मैसेज को इफ़ेक्टिवली जो है वो आपके सामने जो है डिलीवर करते हैं, और इमोशनली जो है भी अटैच करके, और उसके बहुत बहुत तरह के तरीके अपना करके, हथकंडे अपना करके आप बोल सकते हैं। तो उससे जो है वो आपको जो है उसके साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज़्म भी रहते हैं कि कमेंट्स वगैरह सेक्शन में जा कर के आप उस फीडबैक उसका दे सकते हैं, सर्वे, रिव्यू। तो इस तरह से जो है बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज़्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम सोशल रोल की अगर बात करें जैसे, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइजिंग जो है कल्चर, वैल्यूज, ट्रेंड्स, नॉर्म्स, इनको सबको भी इन्फ्लुएंस करता है। नई आइडिया, चैलेंजेज, स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनको चैलेंज करता है। और इसके अलावा कल्चरल जो है कन्वर्जेशंस के अंदर भी काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो एडवर्टाइजर्स जो है अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो है काफ़ी चीज़ें जो है डिलीवर करते हैं। पब्लिक हेल्थ कैंपेन वगैरह जैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ों को बचाने के लिए, स्वच्छता अभियान, सब ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ये एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं। इंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशन, बहुत सारे इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बनाई ही जाती हैं आपको इंटरटेन करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए। तो उसका भी सोसाइटी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के बारे में पब्लिक को, हर चीज़ के बारे में गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, हेल्थ रिस्क, सोशल काजेज़, पब्लिक सर्विसेज के अनाउंसमेंट के लिए भी आपको जो है एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एडवर्टाइजिंग का। तो सबसे पहले बात करेंगे जोग्राफिकल रीच। तो जोग्राफिकल रीच में इसमें जो है लोकल एडवर्टाइजिंग हो सकता है, नेशनल एडवर्टाइजिंग हो सकता है, ग्लोबल या इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। लोकल एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि लोकल या रीजनल ऑडियंस को ही टारगेट इसमें किया जाता है। उनको स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया जैसे सिटी या टाउन है, उनको पार्टिकुलर प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है। नेशनल में पूरे देश भर में इन्फॉर्म करना है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में आजकल ग्लोबल कंपनियां बहुत सारी आ जाती हैं, आ गई हैं, जैसे कोका कोला वगैरह हुआ, पेप्सी हुआ, ये सब। तो ये सब क्या है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, तो ये ग्लोबल एडवर्टाइजिंग में आ जाता है। मीडिया के बेस पे अगर हम जो है करें, तो प्रिंट एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया के अंदर जो है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर्स और प्रिंटेड मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको प्रिंट एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। रेडियो एडवर्टाइजिंग, जब हम रेडियो के थ्रू जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, तो रेडियो एडवर्टाइजिंग। टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग में ऑडियो विजुअल की मदद से आप क्लिप्स बना करके एडवर्टीजमेंट करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे डिजिटल चैनल्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारे तरीके से चैनल्स को एंगेज करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उनसे जो एडवर्टाइजिंग किया जाता है उसको हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं। टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें, तो डेमोग्राफिक एडवर्टाइजिंग, साइकोग्राफिक एडवर्टाइजिंग, बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग होता है टारगेट ऑडियंस का। तो डेमोग्राफिक एडवर्टाइजिंग में जो एडवर्टाइजर होते हैं वो स्पेसिफिक डेमोग्राफी को, कोई एक पार्टिकुलर एज, जेंडर, मेल फीमेल, उनका इनकम लेवल, एजुकेशन, ऐसे ऑडियंस को जो है वो मतलब टारगेट करके जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसको डेमोग्राफिक एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। साइकोग्राफिक का मतलब है कि साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यू, लाइफ स्टाइल और टारगेट ऑडियंस का एटीट्यूड, इनको जो एम किया जाता है उसको साइकोग्राफिक बोला जाता है। बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग में कंज्यूमर के पिछले बिहेवियर, ऑनलाइन ब्राउजिंग हैबिट, परचेज हिस्ट्री, इस तरह से इन सब चीज़ों को जो है टारगेट जो किया जाता है। आप आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया यही कर रही है, आपके मोबाइल पे आप कोई चीज़ एक बार जो है सर्च कर देते हैं तो उसके बारे में बार बार कंटेंट आता रहता है, तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फंक्शन के बारे में अगर बात करें, तो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग
अगर हम फंक्शन की बात करें, क्लासिफिकेशन जो फंक्शन के ऊपर बेस है, तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, निगेटिव एडवर्टाइजिंग, ये सारे जो है आपके जो है फंक्शन बेस्ड हैं। तो इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में आप किसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन देते हैं कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए विशाल मेगा मार्ट है, वो 2 kg शुगर जो है हर एक 1000 रुपये के परचेज पे फ्री प्रोवाइड कर रहा है, या कोई प्रोडक्ट है वो इतनी तारीख तक इसमें जो है 50% डिस्काउंट है। तो इस तरह से जो आपका जो है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि लोगों को, प्रॉस्पेक्टिव जो बायर्स हैं उनको मोटिवेट करता है, बहुत सारे मैसेजेस भेज करके, या जिस तरह से भी कि आप ये बाई करेंगे तो इसके साथ आपको एक फ्री मिलेगा, ये सब इस तरह से परसुएट किया जाता है। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग का मतलब है, आप देखते होंगे मोबाइल पे भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो मैसेज आ जाता है बीच में कि आपने ये सर्विस जो परचेज किया था इतने दिन हो गए हैं, आपको नया अभी ऑर्डर करना है, तो उसके लिए लिंक आ जाता है। तो ये सब इस तरह से, इस तरह रिमाइंडर किया जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट अभी दोबारा आप खरीद लीजिए, इतने दिन पहले आपने खरीदा था। निगेटिव एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि एक्चुअली क्या करते हैं कि ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो है अ, उसके नुकसान क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, उसके बारे में, बेसिकली हार्म के बारे में पब्लिक को जो है इन्फॉर्म करते हैं। बहुत सारे सिविक अथॉरिटी जो होती हैं वो जैसे अल्कोहल के बारे में, टोबैको, नारकोटिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में जो आपको इन्फॉर्म करती हैं, तो उनको जो है हम क्या बोलते हैं, निगेटिव एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके एक्चुअली जो है क्या है कि आप उसके जो है फेवर में वो एडवर्टाइजिंग नहीं है। इसके अलावा बेस्ड ऑन पर्पज़ की अगर बात करें, प्रोडक्ट या नॉन प्रोडक्ट, कुछ होती हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग होती हैं, कुछ होती हैं नॉन प्रोडक्ट, जैसे अभी हमें बात किया, अभी गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत सारा अवेयरनेस वगैरह चलाती हैं, वो नॉन प्रोडक्ट हो जाता है। और किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो प्रोडक्ट हो जाता है। कमर्शियल या नॉन कमर्शियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग या सर्विसेज सेलिंग से रिलेटेड होती हैं, तो उनको हम कमर्शियल बोल देते हैं। और जो जिनसे कोई प्रॉफिट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस वाले जो एडवर्टीजमेंट या एड कैंपेन्स चलाती है, उनको हम नॉन कमर्शियल बोलते हैं। प्राइमरी डिमांड एंड सेलेक्टिव डिमांड एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे जो है आपके होते हैं एडवर्टाइजिंग, जिनको जो है एक्चुअली उनका काम ही होता है कि एक प्राइमरी डिमांड जो है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर एक डिमांड प्रोड्यूस पैदा करना है, तो उसके लिए जो है, या फिर वो सेलेक्टिव जो है कि आप इस पार्टिकुलर चीज़, कोई भी एक चीज़ है उसका जो है पार्टिकुलरली उस चीज़ के लिए आपने लोगों को इन्फॉर्म करना है, एक पॉपुलेशन टारगेट बनाना है, उनको इन्फॉर्म करते हैं उसके लिए, तो उसको हम प्राइमरी डिमांड, सेलेक्टिव डिमांड एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर एडवर्टीजमेंट्स कभी कभी आप देखेंगे कि डायरेक्ट तुरंत रिस्पांस जो है ऑडियंस से लेने के लिए, इमीडिएट रिस्पांस के लिए बनाए जाते हैं, उनको डायरेक्ट एक्शन एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं। और इनमें जो है क्या होता है कि इन तरह के एडवर्टीजमेंट्स में जनरली टोल फ्री नंबर्स वगैरह भी दिए जाते हैं, और इसके अलावा सेल प्रमोशन इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग जनरली जो है प्रोडक्ट के बारे में ओनली अवेयरनेस पैदा करने के लिए होता है, तो इस तरह से इसका ही होता है। कंपनी डिमांड के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है, मार्केट डिमांड और कंपनी डिमांड की टोटल वॉल्यूम जो है कितना जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको जो है मार्केट डिमांड के ऊपर आ जाता है। और कंपनी डिमांड का जो है, आप एक्चुअली मार्केट के अंदर कंपनी का कितना जो है सेलिंग या कितना प्रोडक्ट का जो है शेयर है, वो जो है उसको हम कंपनी डिमांड बोलते हैं। तो डिजायर्ड रिस्पांस के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्शन एडवर्टाइजिंग, ये सब जो है आपके जो है डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज बेस्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा हम और भी अदर टाइप की अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में आप जो है कोई प्राइमरी डिमांड या फिर उसके बाद में जो है इंटरमीडिएट डिमांड या बाद के इंफॉर्मेशन के लिए आप जो एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। इसके अलावा रिटेल पेज एडवर्टाइजिंग, जो कि रिटेल के लिए खाली इस्तेमाल किया जाता है। रिटेल एडवर्टाइजिंग इसमें जो है रिटेलर्स बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो है तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस और प्रोडक्ट के बारे में
इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। इसके अलावा डायरेक्ट रिस्पांस एडवर्टाइजिंग, जिससे जो है लोगों का रिस्पांस तुरंत आ जाए। टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया के अंदर जो है आप इस तरह से जो है डालेंगे और उसके अंदर रिस्पांस मांगेंगे स्पेसिफिक गोल के साथ कि आप इसको साइन करो, साइन अप करो, उसके अलावा जो है लोगों को शेयर करो, रजिस्टर करो। ये सब चीज़ें के जो है तरह के जो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं इनको हम डायरेक्ट रिस्पांस बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम सबलिमिनल एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसके अंदर आपका जो है ब्लैक मास्किंग आ जाता है, सब ऑडिबल मैसेजिंग आ जाता है, सब विजुअल मैसेजिंग। तो सब ब्लैक मास्किंग का मतलब ये हो जाता है कि आप जो है इस तरह से कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह के अंदर ब्लैक मास्किंग का इस्तेमाल, इससे जो है क्या होता है वॉइस रिकॉर्डिंग जो है प्ले किया जाता है, तो बैकवर्ड ऑन द ट्रैक जो है प्ले किया जाता है और उसके बाद जो है जो रिकॉर्डिंग या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जो है प्ले किया जाता है। ये लोगों को बिलीव लोग करते हैं कि ये बैकवर्ड रिकॉर्डिंग्स जो है लिसनर को सबलिमिनल मैसेजिंग देती हैं और उनको जो है उनका ब्रेन जो है डिकोड करने का प्रयास करता है, तो इसको बैक मास्किंग बोला जाता है। इसके अलावा आप जो है सब ऑडिबल मैसेजिंग की बात करेंगे अगर, तो सब ऑडिबल मैसेजिंग का मतलब होता है तो इस तरह से कोई भी ऑडियो मैसेज है उसके अंदर जो है कोई सॉन्ग या कोई ऐसी चीज़ जो है इंटरव्यू रिकॉर्डिंग या कुछ भी बीच में उसके अंदर जो है इंसर्ट कर दिया जाता है और ये इसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, इसको इसलिए सब ऑडिबल बोला जाता है। लेकिन ये कंज्यूमर के ऊपर जो है जो आदमी सुनता है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा सब विजुअल मैसेजिंग, कोई भी आपका जो है कुछ चीज़ चल रही है कोई चीज़ उसके अंदर आपको जो है इस तरह से प्रिंट या टीवी के अंदर या जो भी विजुअल ऐड हैं उसके अंदर कुछ विजुअल क्यूज होते हैं व्यूअर्स के लिए, वो एक हिडन मैसेज की तरह होते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो अपना जो है इम्पैक्ट जो है आपके माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर काफ़ी डालते हैं। तो ये सब टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, इसको गोरिल्ला एडवर्टाइजिंग भी बोला जाता है। इसमें पर्टिकुलर ब्रांड को, जैसे इंटरटेनमेंट में चैनल जैसे मूवीज़, टेलीविज़न शोज़ या स्पोर्ट्स के थ्रू जो है उसको जो है एडवर्टीज़मेंट किया जाता है। लोगों को ब्रांड का पार्टिकुलर चीज़ जो है आपको पहना देंगे, जैसे उस पार्टिकुलर ब्रांड के शूज़ पहना देंगे, कोई गेम स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसमें जिस लोगों का इंटरेस्ट होता है तो उस ब्रांड के प्रति भी उनका इंटरेस्ट जाता है। इसके अलावा सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटी को इस्तेमाल किया जाता है एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो क्योंकि लोग उससे जुड़े रहते हैं, फैन ग्रुप होता है उनका, तो वो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा सरोगेट एडवर्टाइजिंग, ये इसमें मार्केट जो है बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है मार्केट में प्रमोट किया जाता है और इसमें क्या करते हैं कि एक जो है मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रमोट कर रहे हैं तो उसके साथ जो है डबल वो आ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सपोज़ जो है बैक फाइबर जो है सबको पता है कि व्हिस्की बनाता है, अब बैक फाइबर का सोडा आ जाएगा या जो है सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगा तो उसका जो है एडवर्टीज़मेंट करेंगे। तो उसका जब एडवर्टीज़मेंट करेंगे उसको इतना इम्पैक्टफुल, इतना पावरफुल इस तरह से दिखाएँगे लोगों के बीच में, लोग जो जिनको पता है उसके बारे में तो उस एडवर्टीज़मेंट को देखेंगे तो उनका माइंड इन्फ्लुएंस होगा कि ये सोडा तो बेच रहा है बट ये तो इसका व्हिस्की भी है। तो वो अपने प्रोडक्ट को जो है इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करके और अपने एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ जो है खींचते हैं, तो इसको जो है बोला जाता है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इसके अलावा पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे कैंपेन्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स, उनको सबको जितने भी मैसेजेस जिनको जो कन्वे किया जाता है उसको हम पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे जो फैमिली प्लानिंग के लिए स्लोगन्स बहुत सारे 1980s में आए थे, हम दो हमारे दो, उसके बाद में उसको हम दो हमारे एक आ गया, एड्स अवेयरनेस कैंपेन, गर्ल चाइल्ड के जो है चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो है हो गया कैंपेन, हो गया पोलियो का कैंपेन हो गया। इसके अलावा टाटा टी ने जो है आइकॉनिक एड कैंपेन जागो रे लॉन्च किया था। तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्शंस वगैरह के टाइम पे कैंपेन्स, मिले सुर मेरा ताहा तुम्हारा,
ये बहुत सारे जो है इस तरह से काफ़ी कैंपेन काफ़ी अच्छे जो है मतलब यूनिटी इंटेग्रिटी के लिए देश के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट अपने बहुत सारे तरह के अतिथि देवो भव वगैरह का कैंपेन, तो ये सब सारे जो इतने कैंपेन्स हैं इनको सबको पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग अपील्स की। तो एडवर्टाइजिंग अपील्स बहुत सारे तरह के होते हैं, हम कुछ के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है एडवेंचर अपील। एडवेंचर में जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ कोई एडवेंचरस एक्टिविटी, एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटी जो है उस तरह से करके दिखा करके और उसके साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तो उससे एक लोगों के अंदर जो है सेंस पैदा करता है एडवेंचर का, और जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपको एक्साइटमेंट होता है और उसको आप यूज करते हैं। माउंटेन ड्यू का जैसे प्रचार होता है, माउंटेन ड्यू का जो है मतलब लोग काफ़ी जो है एडवेंचरस एक्टिविटी करके प्रचार करते हैं। इसके अलावा बैंड वैगन अपील। बैंड वैगन अपील में जो है लोगों को ये फील कराया जाता है कि सभी लोग जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे इनको ये फ़ायदा हो रहा है, तो उससे उसमें नंबर्स भी बताएंगे, तो जिससे क्या होता है कि लोग काफ़ी जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आप ब्रांड अपील की बात करें तो ब्रांड अपील्स में जो है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पार्टिकुलर ब्रांड का जो है कपड़ा उनको पहना करके और इस तरह से जो है उनको लोगों को परसुएट किया जाता है कि आपका पार्टिकुलर देखो ये सेलिब्रिटी है, ये इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, जैसे जीन्स वगैरह के हो गए प्रोडक्ट या जो भी चीज़। इसके अलावा इंडोर्समेंट अपील्स, पीपल को जो है कोई सेलिब्रिटी होगा जो उसको लोग जो है काफ़ी एडमायर करते हैं, वो पार्टिकुलर ब्रांड के बारे में आपको बताएगा, उस इंडोर्स करेगा उसके बारे में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसको जो है हम इस तरह से जो इन्फ्लुएंस करेंगे उसको इंडोर्समेंट अपील बोला जाता है। इसके अलावा फियर अपील, कि कोई प्रोडक्ट है अ, ये एक पर्सन के फियर जो है कि किस तरह से उनको इनकरेज करना है कि उस चीज़ के बारे में एक्ट करना है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है मत बाई करो या इस चीज़ को मत बाई करो और जो है इस चीज़ को बाई करो, तो इस तरह से एक फियर जो है वो पैदा करता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लिकर के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका वो इस तरह से फ़ियर पैदा करेंगे कि ताकि कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल ना करें, आपके लिए हेल्थ के लिए आपकी फैमिली के लिए बुरा है, तो उसको हम फ़ियर अपील बोलते हैं। इसके अलावा अगर ह्यूमर अपील की बात करें, जैसे एड्स कैंपेन के बारे में, अभी ये फ़ोटो दिखा रहा है इसके अंदर एड्स के बारे में है, तो आप जो है उसके बारे में आपका अवेयरनेस जो है किस तरह से पैदा करोगे, लोगों के अंदर फ़ियर जो है जगेगा कि आप इस एक्टिविटीज़ को ना करें जिससे आपको जो है एड्स की बीमारी हो जाए। ह्यूमर अपील, इस तरह से जो है आप कोई भी चीज़ का जो है बनाते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं कि लोगों के अंदर जो है एक ह्यूमर पैदा होता है। इसके अलावा जिससे आपको जो है एक पॉजिटिव एसोसिएशन अपने प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया के लिए बनाना होता है। लेस देन परफेक्ट अपील, इस तरह से जो है आपको अपीलिंग कपड़े या इस तरह से पहन करके और टेंडेंसी इस तरह से दिखाया जाता है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है एक्चुअली लेस देन परफेक्ट हो, आपको जितना परफेक्शन होना चाहिए उसके लिए आपको ये पार्टिकुलर मतलब वो फिर प्रोडक्ट या किसी चीज़ के बारे में आपको जो है इन्फ्लुएंस करेगा कि आप उसको करिए ताकि आप परफेक्शन में आ जाएं। मास्कुलिन या फेमिनिन अपील, ये तरह के जो है अपील्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड जो है एडिडास वगैरह ये सब जो स्पोर्ट्स वगैरह में ये सब काफ़ी जो है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मास्कुलिन और फेमिनिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कार्स हो गई, फ्रिजेज, बहुत सारे आइटम्स के बारे में जो है स्पोर्ट्स के। इसके अलावा म्यूजिक अपील, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका जो है उनका काम ये होता है कि लोगों को इनकरेज करना, एक जो है इमोशन जो है पैदा करना लोगों के अंदर उस पार्टिकुलर के कारण, तो इसलिए जो है वो म्यूजिक अपील के थ्रू करते हैं। पर्सनल इमोशनल अपील, कोई छोटे बच्चे हैं उनको फूड वगैरह टाइम मिल नहीं पा रहा है, मतलब ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह से उनको जो है मतलब अ, इस तरह की अपीलें करना लोगों को डोनेट करने के लिए, एक्ट करने के लिए, या पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करके आप उसको जो है मदद कर सकते हैं, इस तरह से जो अपील्स होती हैं उनको हम जो है इमोशनल अपील या पर्सनल अपील बोलते हैं। प्लेन अपील एक सिंपल टाइप का एकदम जो है उसमें
ऑर्डिनरी एकदम प्लेन लोगों को दिखाएंगे, आपको लगेगा, आपको उसके साथ जो है अपना प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट आता है कि कितना सिंपल चीज़ें हैं, उसको कितना जो है लोग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो है ऑर्डिनरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या है, कॉमन आदमी को जो है उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जोड़ने में मदद मिलता है। इसके अलावा प्ले ऑन वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स जो है लोगों को जो है चॉइस, फिगर्स ऑफ स्पीच और इस तरह से चीज़ों को दे करके एक गोल प्रोड्यूस करके और उससे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंट्रिक किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। इसके बाद है आपका रैशनल अपील। रैशनल अपील का मतलब ये है कि आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में जो है उसका लॉजिक और इवैल्यूएटिव रीजनिंग के साथ चीज़ को प्रोड्यूस करना कि आपको इसको यूज़ करोगे तो इसके अंदर इतनी कैलोरीज, इतनी फैट, इतना ये है, तो उस तरह से जो है उनको जो है एक रैशनल अपील दी जाती है। रोमांटिक अपील, रोमांस अपील में जो है पर्सन्स नेचुरल डिज़ायर्स एक्सपीरियंस जो है आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके जो मिलता है वैसा कुछ अपील दिया जाता है। इसके अलावा जैसे स्कार्सिटी अपील कि आपको जो है ये प्रोडक्ट है ये इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप से जो है अपील दिया जाता है। सेक्स अपील कि आप जो है इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी जो है सेक्सुअल रोमांटिक जो है आप जो है फील होगा आपको। इसके अलावा आप स्नॉब अपील के आप जो है लग्जरी, एलिगेंस और सुपीरियरिटी का जो है उस पार्टिकुलर चीज़ को या उस लग्जरी वाला जो चीज़ है उसको इस्तेमाल करके आपको फीलिंग होगा, तो इसको ये स्नॉब अपील बोला जाता है। इसके अलावा सोशल अपील, आप कोई भी सोशल काज के लिए जब वो कोई चीज़ का एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो उसको सोशल अपील बोला जाता है। इसके अलावा स्टैटिक्स अपील, कोई भी चीज़ को आप जो है इस तरह से दिखाएंगे कि इतने परसेंट बच्चे या इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए हैं या इस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरह स्टैटिक्स जो दे करके करते हैं। इसके अलावा यूथ अपील, आपको जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करके काफ़ी यंग लगने का जो है इस तरह से मतलब वो दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको यूथ अपील बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अपील्स होते हैं, लॉजिकल वर्सेस इमोशनल अपील्स और निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव अपील्स। अपनी चीज़ को किसी अदर चीज़ को निगेटिव दिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट को पॉजिटिव दिखाएंगे और इस तरह से बहुत सारे जो है आपके अपील्स हैं। अब हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग मॉडल्स की। एडवर्टाइजिंग मॉडल्स जो है ये कैसे एडवर्टाइजिंग वर्क करता है इसके ऊपर जो है बनाया गया है और इनको जो है किस तरह से कोई इंडिविजुअल बायर कंज्यूमर लेवल पे उसके बाद वो किस तरह से एडवर्टाइजिंग से इफ़ेक्ट होता है, उसका माइंड और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उसके कई सारे मॉडल हैं। हम पहले बात करेंगे एडा मॉडल। एडा मॉडल जो है एक बिहेवियरल मॉडल है। इसको स्ट्रॉन्ग ने 1925 में क्रिएट किया था। उसका काम ही था कि एडवर्टाइजिंग का क्या पर्पज़ है उसको किस तरह डिफ़ाइन किया जाए, कि कैसे जो है अवेयरनेस लाना, इंटरेस्ट कैसे पैदा करना, इसके अलावा उनको डिज़ायर उनके अंदर पैदा करना और फिर उसके बाद एक्शन उस प्रोडक्ट को परचेजिंग के लिए करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ए मीन्स अटेंशन, आई का इंटरेस्ट है, डी का डिज़ायर और ए का एक्शन। तो पहले अवेयरनेस पैदा करना ताकि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अटेंशन आए, उसके बाद इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा हो कि वो जो है उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए जो है इनकरेज हों, डिज़ायर में इमोशनल कनेक्शन जो है उसके साथ जो है ब्रांड के साथ आपके अंदर जो है पैदा करना, उसके बाद अल्टीमेट एक्शन जो है प्रोडक्ट का परचेज। तो इस तरह से जो है ये एडा मॉडल है। इसके अलावा मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल। तो हायरार्की ऑफ नीड्स मॉडल जो है इसके अंदर किस तरह से कौन कौन से टाइप के आदमी के नीड्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम, इसके अलावा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इनको सबको जो है एक एक नीड्स की किस तरह से कैसे जो है होता है। जैसे कि आप फिजियोलॉजिकल नीड की अगर बात करें तो बहुत सारी नीड्स होती हैं जिसके बिना ह्यूमंस नहीं रह सकते हैं, जैसे फूड, वाटर, सेक्स, सोना, स्लीप, ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के ऊपर इसके ऊपर बेस्ड जो है वो एडवर्टीजमेंट्स करते हैं कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इस ये हमें लेना ही लेना है। इसके अलावा सेफ्टी नीड्स,
बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे लिए अनसेफ होते हैं, और तो इस तरह से वो अपना दिखाएंगे कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी आपको मिलेंगी। सोशल नीड्स, फैमिली बॉन्डिंग, सोशल कनेक्शंस, इन सब चीज़ों का जो है ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। स्टीम नीड्स का जो है आप खुद जो है दूसरों का रिस्पेक्ट और अपने आप का रिस्पेक्ट भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट, ये सब जो है प्राइमरी कंसर्न्स इसके होते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अब एक रियलाइजेशन कराना कि आपका फुल पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल कितना है, कितना जो है क्रिएटिविटी है, तो उस चीज़ का जो है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन देता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इनको सबको अफेक्ट करके, इनको सबको इम्पैक्ट करते हैं आप जो है इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू। अब नेक्स्ट बात है DAG-MAR मॉडल। DAG-MAR मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये इसको रसेल कॉली ने इसको 1960 में क्रिएट किया था। इसका DAG-MAR का मतलब है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। इसमें जो है हर एक स्टेज में कम्युनिकेशन के जो है हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या फोकस है, मेजर रिजल्ट को किस तरह से मेजर किया जाए, और एडवर्टाइजिंग कैंपेन को जो है कितना इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले अवेयरनेस है, पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एग्जिस्टेंस, उसका प्रोडक्ट का अवेयरनेस देना। उसके बाद कंप्रहेंशन कि प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कराना। फिर उसके बाद कन्विंसन नेक्स्ट स्टेप है, जिसके अंदर कस्टमर को जो है बाई करने के लिए कन्विक्शन एक आता है। उसके बाद एक्शन फाइनल जो है परचेज का कराना। तो इस तरह से जो है ये DAG-MAR मॉडल काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, जिसको हम ELM भी बोलते हैं। तो इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल जो है ये रिचर्ड E. पेट्टी और जॉन T. कैसिपो ने 1980s में जो है ये मॉडल लाया था। इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है कि किस तरह से परसुएट किया जाता है कोई भी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, और ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब डेली लाइफ में इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो इलेबोरेशन माइंड जो है ये एक्सप्लेन करता है कि परसुएशन मैसेजेस एटीट्यूड एक व्यूअर के या रीडर के एटीट्यूड को किस तरह से जो है चेंज करते हैं, उसके ऊपर ही ये मॉडल जो है काम करता है। अभी नेक्स्ट है आपका एरनबर्ग मॉडल। एरनबर्ग मॉडल ये 1997 में आया था, और इसको जो है ये एंड्रयू एरनबर्ग ने इसको डिराइव किया था। ये बायर्स के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। ये इसमें ये कहा गया है कि एडवर्टाइजिंग जो है क्या है कि ज़्यादा एक ब्रांड का जो है पब्लिसाइज करने का काम करता है, लेकिन जो है ये साथ साथ जो है साथ उसको लगता है कि ये जो है परसुएड भी लोगों को करता है कि आप उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जुड़ें, उसको जो है ख़रीदें। तो इस तरह से उन्होंने अपना मॉडल लाया। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स मेन है अवेयरनेस, फिर उसके बाद ट्रायल, फिर रीइंफोर्समेंट, और उसके बाद लास्ट में नजिंग। तो ये 4 स्टेजेस के अंदर काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रिप मॉडल। ड्रिप मॉडल जो है ड्रिप जो है एक्रोनिम है डिफरेंशिएट, रिमाइंड, इन्फॉर्म, परसुएट। तो ये पहले तो डिफरेंशिएट करेगा बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ, किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद रीइंफोर्स करना है अपने पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उसको रीइंफोर्स करना कि ये मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, लोगों के साथ जो है उसको जोड़ना। एग्जाम्पल जैसे आप जो है अमिताभ बच्चन जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, बिनानी सीमेंट के बारे में जो है कि ये बॉन्ड जो है, फैमिली बॉन्ड जो है वो कभी ब्रेक नहीं होता है, हमेशा रहेगा, तो सदियों के लिए। तो इस टाइप से जो है पंच अलायंस दे करके इस तरह से जो है वो करते हैं, रीइंफोर्स किया जाता है। उसके बाद लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है उसके पार्टिकुलर ब्रांड के बेनिफिट्स, फीचर्स के बारे में। उसके बाद उनको फाइनली जो है परसुएट किया जाता है परचेज़ करने के लिए। तो ये इस तरह से कुछ मॉडल्स हैं। तो यहीं पे हमारा आज का ये क्लास ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा सेशन था, और आगे वाले सेशंस जो होंगे वो इतने लंबे नहीं होंगे।
उम्मीद है कि आपको काफ़ी जो है इससे मदद मिलेगी। थैंक यू। अगले क्लास में मिलेंगे कल। हैव ए वेरी नाइस डे।